चलिए अब हम इस हेडिंग को कवर करते हैं, रिफॉर्म ऑफ द यूएन आफ्टर कोल्ड वॉर। 1990 के बाद यूएनओ में किस तरह के रिफॉर्म की बातें की जा रही हैं, किस तरह के रिफॉर्म्स पर डिस्कशन चल रहा है। तो यूएनओ में कहा जा रहा है कि जो रिफॉर्म है वो दो एरिया में होना चाहिए। पहला क्या है, स्ट्रक्चर, और दूसरा क्या है, प्रोसेस है। स्ट्रक्चर और प्रोसेस का मतलब क्या होता है, चलिए हम इस वाले पैराग्राफ को देखें तो इसमें लिखा हुआ है यूएनओ में रिफॉर्म अगर किसी एरिया में होना चाहिए तो सिक्योरिटी काउंसिल में होना चाहिए। सिक्योरिटी काउंसिल में क्या होना चाहिए कि सिक्योरिटी काउंसिल में इसमें लिखा रहा हुआ है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो प्रेजेंट वर्ल्ड पॉलिटिक्स की रियलिटी का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहा है, ये केवल पावरफुल कंट्री के बारे में फेवर करता है। तो लोग ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल के स्ट्रक्चर्स में अधिक से अधिक कंट्री से, एशिया से, अफ्रीका से या साउथ अमेरिका से इनका रिप्रेजेंटेशन जो है वो बढ़ना चाहिए। उसके अलावा और किस तरह का रिफॉर्म का बात किया जा रहा है, जिस तरह की रिफॉर्म्स की बात की जा रही है उसमें ये है कि यूएनओ का जो रोल है उसे और एक्सटेंड करना चाहिए। यूएनओ को जो है केवल ये नहीं कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर डिस्कशन करें या यूएनओ जो है वो मतलब ऐसे मैटर्स पर डिलीबरेशंस या डिस्कशंस करें, यूएनओ कुछ अदर मैटर्स में भी अपने आप को एंगेज रखना चाहिए। किस तरह के मैटर्स में, जैसे कि यूएनओ को पीस और सिक्योरिटी मिशंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए, या यूएनओ को केवल और केवल अपने आप को डेवलपमेंट और ह्यूमैनिटेरियन एरिया तक जो है, कुछ लोग कहते हैं कि यूएनओ का जो रोल है वो केवल और केवल वर्ल्ड लेवल पे हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, पॉपुलेशन कंट्रोल, जो भी ह्यूमन डेवलपमेंट क्राइटेरिया है उस पर फोकस रखना चाहिए। तो यूएनओ में किस तरह के रिफॉर्म की बात चल रही है, पहला है स्ट्रक्चर और दूसरा है डेवलपमेंट प्रोसेस में। इस तरह के एरिया में यूएनओ को मीन्स यूएनओ को एक्टिव होना चाहिए, यूएनओ को रिफॉर्म करने चाहिए। उसके अलावा जैसे अगर आपसे इस वाले पैराग्राफ में, जैसे आप ये इस वाले पैराग्राफ को देख रहे हैं, इस वाले पैराग्राफ से आपका क्वेश्चन क्या फ्रेम कर सकता है, और ये मतलब इस वाले पैराग्राफ से आपका क्वेश्चन ये फ्रेम कर सकता है। जैसे आप यहाँ से इस सेंटेंस को रीड करेंगे तो लिखा हुआ है कोल्ड वॉर के बाद वर्ल्ड पॉलिटिक्स का जो रियलिटी है वो बहुत ही डिफरेंट है। तो क्वेश्चन आपका बोर्ड में फ्रेम कर सकता है कि व्हाट आर द मेजर पॉलिटिकल चेंजेस वर्ल्ड हैज़ विटनेस्ड आफ्टर कोल्ड वॉर। तो कोल्ड वॉर के बाद क्या होता है, सोवियत यूनियन कोलैप्स हो जाता है, अमेरिका सिंगर स्ट्रॉन्गेस्ट पावर के तौर पर इमर्ज होता है। उसके अलावा कोल्ड वॉर के टाइम पर रशिया यूएसएसआर एक रिपब्लिक था, तो रशिया और अमेरिका कह सकते हैं उनके बीच में टेंशन बहुत ख़राब थे, लेकिन कोल्ड वॉर के बाद इनके बीच रिलेशंस बहुत ही कोऑपरेटिव हैं। उसके अलावा कोल्ड वॉर के बाद हमने ये देखा कि चाइना जो है अदर कंट्रीज से काफ़ी एडवांस में अहेड हो रहा है। चाइना जो है वो एक ग्रेट पावर के तौर पर इमर्ज हो रहा है। इंडिया भी रैपिडली प्रोग्रेस कर रहा है। एशिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड या बहुत ही शानदार तरीके से ग्रोथ कर रहा है। उसके अलावा बहुत सारे कंट्रीज़ जो हैं वो यूएनओ को ज्वाइन किए हैं। उसके अलावा पोस्ट कोल्ड वॉर के बाद वर्ल्ड जो है वो कई तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहा है, जिसमें मैसेकर, जेनोसाइड, सिविल वॉर या एथनिक कन्फ्लिक्ट, जहाँ पे कंट्रीज़ में गवर्नमेंट अपने ही डिफरेंट लोगों के बीच में क्लैश वाली सिचुएशन को फेस करती है। तो यहाँ से आपका सवाल बन सकता है पोस्ट कोल्ड वॉर व्हाट आर द मेजर चेंजेस वर्ल्ड हैज़ एक्सपीरियंस्ड। तो आपको ये सारी चीज़ें कि कोल्ड वॉर के बाद वर्ल्ड में किस तरह की चीज़ों का मतलब किस तरह के बदलाव होते हैं, तो आपको इसमें ये पॉइंट हाईलाइट कर देना है।